तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। पिछले के वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत जल्द एक संपूर्ण सिलेबस का पीवाईक्यू कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नया सीरीज मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इस सीरीज से जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है, 12th क्लास की जो पॉलिटी है, एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट बुक मैं कराने जा रहा हूँ। इस बुक में जो लेक्चर्स आएंगी आपको, वो प्रत्येक सप्ताह में 1 या 2 बार आपको मिल जाया करेगी। तो अंतर इस लेक्चर से जुड़े रहेंगे और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो @pathbridge है, इसको फॉलो करके इस वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर निरंतर आता रहेगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लें, जो इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ाना चाहूँगा। टोटल इसमें 8 जो है चैप्टर है। पहले न्यू में पुराने एनसीईआरटी जो होता था उसमें टोटल 9 था, अब क्या हो गया, टोटल 1 घटा दिया, टोटल कितना हो गया, 8। इन 8 चैप्टरों के बारे में थोड़ा सा जान लो। पहला चैप्टर है जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में पहला चैप्टर में हमको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है एक दल का प्रभुत्व का दौर, मतलब कहने का मतलब है कि जब 1947 से लेके 1967 तक की बात जब करेंगे, 1947 से लेके 1967 तक अगर बात करें, लगभग 30 साल, या ऐसे कह लें कि 1967 तक लगभग जो है वो, अगर चुनाव की वर्ष से ज्ञात करें तो 1951 से लेके 1967 तक जो कांग्रेस के प्रभुत्व, एक दल का जो प्रभुत्व रहा, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद तीसरा है नियोजन, विकास और राजनीति। नियोजन, विकास, राजनीति का मतलब जब सामने 2 चुनौतियों को भारत ने पार कर लिया था, तो अगली चुनौती थी कि कैसे जो अभी भुखमरी चल रहा है, अभी जो गरीबी है, अभी जो बेरोजगारी है, उससे कैसे निपटा जाए। उसके लिए बहुत सारी योजनाओं को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे योजना आयोग। पहले, उससे पहले बॉम्बे प्लान आया था, उसके बाद सरकार ने क्या किया, उसको योजना आयोग बनाया गया और कैसे 5 वर्षीय योजना के तहत कैसे विकास किया जाए, उसको लक्ष्य को निर्धारित किया गया। इसके बाद चौथा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कि भारत और विदेशी संबंध कैसे थे। मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत उस समय में, तुमको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूएसएसआर में शीत युद्ध चल रहा था, उसके दौरान भारत ने किस प्रकार गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाई और किस प्रकार इस शीत युद्ध से अपने आप को बाहर रखा, इन सभी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है 5वां चैप्टर जो है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियों के पुनर्स्थापना। किस प्रकार कांग्रेस ने जब 1969 के बाद अपनी, जब तुमको पता है जो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान, उसके बाद कांग्रेस के पास एक अलग चुनौती के रूप में आई थी कि जब 1964 और 1967 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1966 में, बस 2 वर्ष के अंतराल में दो भारत के दिग्गज प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी कि अब प्रधानमंत्री कौन, इस समस्या का हल कैसे ढूंढा। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। छठा है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। वही आर्टिकल 352 के तहत जो है आपातकाल, सबसे बड़ी 1975 की बात है। 26 जून 1975 में किस प्रकार इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस कराया कि आपातकाल को, और उस आपातकाल से हुई त्रासदी के बारे में जानकारी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारत की राजनीति का नया बदलाव कैसे आया, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद होते ही आज़ाद हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत की सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने विशेष संसद के एक विशेष सभा का सत्र का जो आयोजन के संबोधन किया, और इस सत्र का प्रसिद्ध भाषण जो दिया, उस भाषण का नाम पूछा जाता है कई बार, तो उस भाषण का नाम था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या उसी को ट्रिस्ट विद डेस्टिनीज के नाम से जाना जाता है। अब हिंदुस्तान की जनता जो है आज़ाद हो चुकी थी, अब प्रतीक्षा बस इस बात की कर रही थी कि हमारी आज़ादी की लड़ाई की कई आवाज़ें बुलंद थी, बहरहाल बस 2 बातें जो सबको सर्वसम्मति से मंजूर थी। पहली बात वो थी कि हम अपने देश में लोकतंत्र को कायम करेंगे, और दूसरी बात ये थी कि सबका समाज का, पूरे समाज का भला करेंगे, न कि किसी एक तबके का। तो इन 2 चुनौतियों को कैसे निपटारा हुआ, इस चैप्टर में हम लोग इसकी भी बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पे देखते हैं कि तो बेसिकली अगर हम इसको चैप्टर में बात किया जाए कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौती हैं, इस पे बात किया जाए और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो 3 बातें हम इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। पहली बातें जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो है कि एकता, दूसरी बातें है लोकतंत्र, और तीसरी बातें जो है वो है सबका विकास। सबका, ये 3 चुनौतियां भारत के सामने, पहली 3 चुनौतियां जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये 3 चुनौतियां सामने आई थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि अगर हम अभी 2 मिनट आप थोड़ा पीछे आइए और अभी इस सिलेबस को देखिए, और इस सिलेबस में क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पहला चैप्टर, दूसरा है एक दल का प्रभुत्व, और तीसरा है नियोजित विकास और राजनीतिक व्यवस्था। अब थोड़ा इधर आ जाइए, इधर देखिए इसको, थोड़ा इसको देखिए कि एकता के सूत्र में बांधना मतलब अखंड भारत का निर्माण करना। तुमको आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो अनेक संस्कृति, अनेक भाषा, अनेक जाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे, और उन सभी को एक सूत्र में बांधना ये कोई आम बात नहीं थी। दूसरी बात है लोकतंत्र बहाल करना। भारत की जनता हमेशा चाह रही कि लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करे, और इन लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करने के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो एकदम प्रारंभिक रूप से चुनाव कराना, जनता द्वारा सरकार को चुना जाना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अभी आपको पता होगा कि जब पहले आम चुनाव जो हुआ था, आपको पता है कि चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग का गठन जो है, गठन 1950 में हुआ था, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि 1950 के चंद महीनों में ही क्या कराया जाएगा, चुनाव कंप्लीट करा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसके प्रथम चुनाव आयोग जो बनते हैं वो बनते हैं कौन, कोई बता सकता है? सुकुमार सेन। क्या बनता है? सुकुमार सेन बनते हैं। और इन्होंने और बाकी सभी लोगों ने ये कयास लगा रहा था कि ये बहुत जल्दी चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन ये क्या था, एक बहुत बड़ा भ्रम साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? क्योंकि उस समय में टोटल अगर वोटर की बात करें तो 17 करोड़, कितना था टोटल वोटर? 17 करोड़ वोटर था, और उस समय में इस 17 करोड़ वोटर को चुनाव आयोग के द्वारा तुरंत ही चुनाव के लिस्ट में लाया जाना, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो थी लोकतंत्र बहाल करने में, वो थी कि 40 लाख लोग जो थे, वो 40 लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इसका कहने का मतलब ये था कि उसके नाम की जगह लिखा गया था कि फलना की बेटी और चिलना की पत्नी। अब ऐसा करके लिखा गया था, और जो चुनाव आयोग को काफी ही स्वीकार इस बात से नहीं था। बहरहाल ये समय आया, कुछ समय बीता, और इस पहली चुनाव जो हुआ था, आपको बता दें कि 1951 के अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और 1952 के फरवरी माह तक जाकर चुनाव कंप्लीट करा लिया गया था, और भारत में लोकतंत्र को बहाल किया गया था। बहुत सारी परेशानियां आई थी, अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद है तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या थी, सबका विकास कैसे हो, सबका विकास एक साथ कैसे किया जाए, ना कि किसी एक तबके का विकास हो। अब ये समस्या सबसे बड़ी समस्या, इन तीनों समस्या में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी, क्योंकि भारत में उस समय में गरीबी, बेरोजगारी इतनी चरम उत्कर्ष पे थी कि आप समझ सकते हैं कि इस सबका विकास करने में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था सब लोगों पे। इसी के तहत सरकार ने क्या किया, डीपीएसपी आप जानते होंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये लाया गया था, और सरकारों पर इस चीज को लागू कराने के लिए इस बात पे काफी जोर दिया गया था। और ये आपको ये पता होगा, 11th में आप अगर पढ़ के आए होंगे तो आपको ये पता होगा कि डीपीएसपी क्या है, ठीक है। और लोक कल्याणकारी राज का निर्माण करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसका आर्टिकल अगर आपकी बात करें, इसका आर्टिकल जो है, आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 के बीच में इसका आर्टिकल की चर्चा है, और इस सभी आर्टिकल में बस ये बताया गया है कि आप लोक कल्याणकारी राज का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे सभी समुचित समाज का भला हो, कैसे किसी एक तबके का विकास ना हो बल्कि इसके साथ साथ सारे तबकों का विकास हो। इन सभी बातों पर इस 3 चुनौतियों में दिया गया। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। लगभग 3 चुनौतियाँ, तीनों चुनौती को अलग अलग अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल आते हैं आगे। अब थोड़ा सा पहले आते हैं कि विभाजन और पुनर्स्थापना। और देखो, अब सबसे पहली बात है कि 2 बात हम एक बार और बताना चाहते हैं। एक बात क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पहला जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा
विभाजन, और दूसरा जो पढ़ना पड़ेगा हमको कि रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, और इसी में हम लोग बात करेंगे मणिपुर हो या फिर हैदराबाद हो या फिर अन्य जो भी हो उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का क्या पढ़ेंगे, राज्यों का पुनर्गठन। और इसी में राज्यों का पुनर्गठन के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे कि फजल अली समिति क्या थी, जेवीपी समिति क्या थी, धड़ आयोग क्या था, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आते हैं आगे। तो देखिए पहला है विभाजन और पुनर्स्थापना, और विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास। अब क्या होता है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र का निर्माण होता है। एक पाकिस्तान अस्तित्व में आता है और एक भारत। विभाजन के कारण हुआ कि ब्रिटिश इंडिया के कारण भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों की भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा के खींच दी गई, और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। और इस सिद्धांत को के अनुसार भारत के किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौम का देश हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आती है, यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब जरा आप लोग ये बता दो कि भाई ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहली बात यह है कि आप द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में किसने बात की थी सबसे पहली बार, और क्या कौन दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत? अगर आप बताओ तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। और इस सिद्धांत को लेकर हिंदू मुसलमान नामक दो कौम के देश बना गया, और इस कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान की मांगे मुसलमानों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की गई। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का कड़ा से विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान का मांग का विरोध किया। बहरहाल क्या हुआ, सन 1940 में राजनीतिक कई बदलाव आया। उस बदलाव के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस को भी द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने पर मजबूर किया गया, और द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हुए क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान नामक दो देश अस्तित्व में आए। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहली बात ये बात है, तो सैयद अली अहमद खान जो था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को सबसे पहली बार दिया गया था उसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विभाजन की क्या प्रक्रिया रही, विभाजन की क्या प्रक्रिया रही। दूसरी बात यह है, तो उससे पहले विभाजन का प्रक्रिया जो रहा वो रहा धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर रहा, धर्म के आधार पर विभाजन का प्रक्रिया रहा। और दूसरा क्या, अगर इसी में कह सकते हैं तो दूसरा क्या रहा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या रहा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत अब धर्म के आधार पर कैसे हुआ, तो बताया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस बहुल इलाके पे मुस्लिम इलाका ज़्यादा होगा, जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा, वो कौम क्या कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा। और जहाँ पे हिंदू आबादी सबसे अधिक होगी, वो क्या कौम क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा। तब ये रहा धर्म के आधार पर विभाजन। और द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग तो पहले ही सर सैयद अहमद खान ने कर लिया था, और द्विराष्ट्र सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान भी लिया गया था। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया गया, वो किया गया एक मुस्लिम था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो था, जिसे सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और ये इन्होंने क्या किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का काफ़ी विरोध किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। खान अब्दुल गफ्फार खान के विरोध से भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और इनको भी क्या, कहाँ जाना पड़ा, पाकिस्तान जाना पड़ा। बाद में इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है कि 1947 में खान अब्दुल गफ्फार खान पे एक देशद्रोह का मुकदमा चला जाता है, और इस देशद्रोह के मुकदमे पे इसको 3 साल के लिए जेल होता है। फिर 1962 हो या 1972 हो, इन सभी में इनको जेल किया जाता है। बाद में जाके खान अब्दुल गफ्फार खान तंग आके पाकिस्तान से कहाँ चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, और 1988 में वही अफगानिस्तान में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था विभाजन की प्रक्रिया। क्या था, दो आधार पर क्या कहता है, एक धर्म के आधार पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत तो पहले ही मान लिया गया था। तो अब देखते हैं आगे, अब समस्या इनमें क्या आई। अब विभाजन की प्रक्रिया तो समझ गए कि धर्म के आधार पे हुआ। अब इसमें समस्या क्या आया, समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। पहली ऐसी समस्या थी कि ब्रिटिश भारत में ऐसा कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे क्या कोई एक कौम है, एक कौम मतलब एक ही समुदाय के लोग हैं। ऐसा कोई भी ऐसा भारत में ऐसा जगह था ही नहीं। मतलब अगर देख लिया जाए कि यहाँ देखोगे 4 घर मुस्लिम का है तो 4 घर क्या है, हिंदू का भी है।
तो कोई एक जगह नहीं था, तो कैसे डिसाइड करेगा कि भारत मतलब ये भारत है और ये पाकिस्तान है? सबसे बड़ी समस्या तो ये आई। दूसरी समस्या क्या थी, इसके बारे में जानेंगे कि दूसरी समस्या था क्या था कि हर इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। अभी एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार खान का तुमको दिए है ना, कि वो भी पाकिस्तान जाने का तैयार नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उसको जाना पड़ा। तो ये दूसरी समस्या ये थी कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाने हर व्यक्ति पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये भी थी। और तीसरी समस्या क्या थी, और तीसरी समस्या थी कि बहुसंख्यक लोग मतलब अल्पसंख्यक लोग जो है कि दोनों तरफ थे, अल्पसंख्यक लोग दोनों तरफ, तो उनमें उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या हुई कि उनको भी इधर से इधर आना पड़ा, इनको इधर से इधर आना पड़ा। और चौथी जो समस्या थी, वो चौथी समस्या थी कि पंजाब, अमृतसर और पश्चिम बंगाल, पंजाब, अमृतसर और पश्चिम बंगाल। और ये पंजाब, अमृतसर, पश्चिम बंगाल जो है, तुमको पता है पश्चिम बंगाल की सीमा पहले ही पाकिस्तान से भी लगती थी। पाकिस्तान यानी कि अभी जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था, पाकिस्तान था। तो उस समय भी उसकी सीमा लगती थी। और बहुत सारे लोग क्या थे, उधर मुस्लिम बहुल इलाका था ना, लेकिन उसका भी मतलब कैसे बंटवारा किया जाएगा, अमृतसर था, पंजाब था, वहां पर ऐसे कैसे बंटवारा किया कर दिया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा? तो ये सभी सारी समस्या थी। तुमको पता है कि मतलब अल्पसंख्यकों को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ, जहां अल्पसंख्यक लोग थे। अब समझो कि मान लो कि जिस इलाका में हिंदू बहुत कम लोग हैं, उस इलाका में क्या हिंदू तो अल्पसंख्यक हो गया। और जब अल्पसंख्यक हो गया तो उसको क्या हुआ, काफी उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा समझ सकते हो कि कुछ इक्का दुक्का परिवार ही क्या हुआ, इस जो विभीषिका जो हुआ, जो पुनर्स्थापना हुआ, इसमें क्या हुआ, एक दूसरा लोग क्या कहा, हिंदू को सपोर्ट किया, कोई मुस्लिम भी हिंदू को बचा लिया, कोई हिंदू भी मुस्लिम को बचा लिया। ऐसा कुछ कुछ घटना हुआ और ऐसा कुछ घटना नहीं थे। तो ये सारी समस्याएं थी उन समय में कि क्या हुआ कि विभाजन का इशारा समस्या देखने को मिला, किस आधार पर विभाजन किया जाए। अगले बात है विभाजन का परिणाम क्या हुआ। समस्या देख लिया हम, क्या था समस्या, परिणाम भी देखना पड़ेगा, परिणाम क्या था। तो परिणाम क्या था कि अब जो है आबादी जो है, मतलब बड़ी आबादी, मतलब कहने का मतलब 80 लाख लोग, कितना, 80 लाख लोग जो है शरणार्थी बन गए। क्या बन गए, शरणार्थी। शरणार्थी कहने का मतलब है कि अभी मान लो कि उस समय क्या कैंप लगाए जाते हैं, कैंप कि अगर मान लो किसी का घर पाकिस्तान में पड़ा, वो हिंदुस्तान आना चाहता है, तो पहले क्या हुआ, कैंप लगेगा, फिर जाके क्या हुआ, वहां से अपना रेफ्यूजी के तौर पे फिर आगे क्या होगा, अपना जो बताया जाएगा सरकार के द्वारा, जो निर्देश जारी किया जाएगा, उस हिसाब से उसका जगह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसके बाद ये होगा। तो 80 लाख लोग क्या हुआ, उस समय शरणार्थी हो गए। और साथ ही साथ पता है दूसरी समस्या क्या थी, तो दूसरी समस्या थी स्थानांतरण की समस्या, हिंसा, अनियोजित त्रासदी। पता है इस त्रासदी में लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं 5 से 10 लाख लोग मारे गए। कितने लोग, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े को इस तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जलियांवाला बाग में ही बोला था कि वो 100 से 150 लोग मारे गए थे। लेकिन पता है क्या हुआ था उसमें, आप सबको पता होगा उसकी घटना क्या थी, 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। तो स्थानांतरण क्या हुआ, हिंसा और अनियोजित त्रासदी के कारण क्या हुआ, काफी क्या हुआ, भीषण क्या कह सकते हैं कि उसको हिंसा हुआ, लोगों को मारा गया, काटा गया। पता है जब उधर से पाकिस्तान से ट्रेन आती थी तो लाशों पे लिख दिया जाता है कि ये क्या है, तुम्हारे लिए तोहफा है। ठीक है, तो ऐसे इस सब तरह के घटना घट रही थी, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। और पता है अगर बात करें धर्म के आधार पर क्या हुआ, हत्या हुआ, अत्याचार हुआ। आपको बता दें कि जिस समय देश धर्म के आधार पर ये सब चीज हो रहा था, पता है दोनों तरफ की जो महिलाएं थी वो प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। अधिकतर महिलाएं क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था, एक तो जो कैंप में जाती थी उसको सीमा से उधर ही पकड़ लिया जाता है और उसको क्या कर लिया जाता था, जबरदस्ती शादी कर लिया जाता था, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। और कुछ इतना ही मतलब क्या बोले, इतना ही अत्याचार हो रहा था कि कुछ ऐसे परिवार थे जो इस प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी बेटी और अपनी बहू, अपनी पत्नी सब क्या करता था, घर में ही जला के, क्या मार के, मतलब मार दिया जाता था कि इस प्रताड़ना को झेलना ना पड़े। समझो उस चीज को तुम जियो। जो 1947 में जो घटना हुआ, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, ये एकदम रियल घटना है। उस घटना को तुम देखो, सोचो कि अगर उस समय में होता तो क्या करता तुम। बहुत बड़ी समस्या थी। इन सारी समस्याओं से कैसे निपटा गया उसके बारे में देखो। इसके बाद कोलकाता हो, लाहौर हो, अमृतसर हो, सांप्रदायिक दंगे का क्या हुआ, अखाड़ा बन गया। आपको पता है कि जब गांधी जी 1947 में जब गांधी जी देश आज़ाद हुआ तो क्या बोले, गांधी जी बोले कल हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन हमको आज़ादी का जितना खुश नहीं है उतना दुख किस बात का है, बंटवारे का है। कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी है और दुख का भी है। आपको ये बता दें कि 1947 में जो जितनी भी जगह भारत में आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे थे, उसमें से किसी भी जगह पर गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। और वो क्या कर रहे थे, कलकत्ता में जो दंगे थे उस सबको क्या कराते, शांत करा रहे थे। और इसी दौरान क्या हुआ, कलकत्ता अमृतसर क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे के क्या बन गया, अखाड़ा बन गया था। खूब मारकाट इस जगह पे हो रहा था। तो ये सारे क्या थे, उसके परिणाम थे। थोड़ा परिणाम था
इसके बाद ये देखो जो किस प्रकार से ट्रेन में लोग भीषण की तरह आए जा रहा है, लाशें हैं, लोग हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। अब थोड़ा सा देखो, जब इतना दंगा हो रहा है, अब दोनों देशों का राष्ट्राध्यक्ष की बात तुमको सुनवाते हैं कि दोनों देश का बड़ा राष्ट्राध्यक्ष जो भारत का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या पाकिस्तान का गवर्नर, जो पहले जो गवर्नर बने थे वो वाइसराय जो पहले वाइसराय जो बने थे जिन्ना, उसकी दोनों की बात को सुनवाते हैं। एक बार देखो क्या बोल रहा है दोनों। हाँ सुनिए क्या कहता है कि भारत, पहले जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात सुनाते हैं, क्या बोलते हैं नेहरू जी, थोड़ा सा नेहरू जी की बात सुनाते हैं। कहते हैं कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे भी तो यहाँ से भी कहीं और नहीं जा सकते हैं। यह एक बुनियादी तथ्य है कि इन पे कोई उंगली उठाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे दे, वहाँ गैर मुसलमान को अपमान और भय चाहे जितना भी घूंट पीना पड़े, हम अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और सहनशीलता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक का अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक नासूर बन जाएगा और पूरी राज्य व्यवस्था को जहर की तरह फैल जाएगा और शायद उन्हें उसको तबाह भी कर देगा। देखो ये भारत का राष्ट्राध्यक्ष ऐसी बात बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा। देखो तुमको हम अभी एक प्रश्न पूछेंगे, इस प्रश्न के जरिए इस प्रश्न का तुमको हल इस कोट से तुमको मिल जाएगा। क्या है, क्या बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि चाह के भी। देखो मुसलमान अल्पसंख्यक इतनी, मतलब भारत में इतनी तादाद में मुसलमान अल्पसंख्यक थे ना कि वो अगर पूरा चले जाता ना, अगर ऐसा बात हो कि पूरा चले जाए। एक प्रश्न अभी पूछ लेते हैं, क्या एक बात बताओ कि भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान किस आधार पर अलग हुआ? धर्म के आधार पर। किस आधार पर अलग हुआ? धर्म। तो मुस्लिम लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो वो मुस्लिम राष्ट्र बना। तो बताओ जरा कि मतलब तब बताओ कि हिंदू कहाँ रह गए भारत में? तो क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र बन पाया? जरा हम इस प्रश्न का उत्तर दे दो कि क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र बन पाया? ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर तो बताओ कि क्या हो पाएगा? तो नहीं, इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। देखो जरा 1951 की बात करें, 1951 की बात करें तो आपको पता होगा कि 1951 में लगभग भारत में 12%, कितनी परसेंट? 12% मुस्लिम थी। कितने परसेंट है? 12% मुस्लिम था। कितना परसेंट था? 12% मुस्लिम था। तो जरा सोचो कि 12% जो मुस्लिम था, और इसके अलावा मुस्लिम ही अकेला तो नहीं था, यहूदी भी था, जैन भी था, बौद्ध भी था, इन सारे धर्म का लोग था। अब भारत ने क्या बोला कि नहीं हमको क्या। अब एक बात और समझो कि जिस तरह पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने क्या किया, नागरिकता जो है क्या किया, नागरिकता जो है किसके आधार पर दिया? धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे क्या दिया? आधार पे क्या दिया? नागरिकता। धर्म के आधार पर क्या दिया? नागरिकता। लेकिन भारत क्या धर्म के आधार पर नागरिकता दिया? नहीं, भारत सभी लोगों को क्या किया? समान व्यवहार किया, सभी लोगों को क्या समान अधिकार दिया। अब देखो, अब थोड़ा पाकिस्तान के भी जिन्ना की भी बात सुन लेते, क्या बोलता है। कहता है कि हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय, तरह तरह के लोग शामिल है और मुसलमान में अगर पठान है, पंजाबी है, सिया है, सुन्नी है आदि में बटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री और बंगाली मद्रासी समुदाय में बटे हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं और आप अपने मंदिर जाने के लिए आज़ाद है, आप अपनी मस्जिद जाने के लिए आज़ाद है, आप अपने किसी भी पूजा स्थल जाने के लिए आज़ाद है। आप अपने धर्म जाति या विश्वास के रूप में कुछ भी लेना, मतलब राष्ट्र को लेना देना नहीं है। ये बात कौन बोल रहे हैं? जिन्ना बोल रहे हैं। जिन्ना बोल रहे हैं कि आप अपने मस्जिद जा सकते हैं, आप अपने मंदिर जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म के पूजा स्थल जा सकते हैं, इससे राष्ट्र को कोई मतलब लेना देना नहीं है। जब ये बात जिन्ना बोल रहे हैं और ये बात प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, फिर भी देश में इतनी मारकाट कैसे हुई? इन्हीं घटनाओं से आप ये गौर कर सकते हैं कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, फिर भी इतनी त्रासदी कैसे हुई? समझ सकते हैं बात। आते हैं आगे। समस्या देखें, परिणाम देखें, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा बात है इस चैप्टर में, दूसरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या तीन चीज हम लोग देख लिए? क्या देखें? विभाजन का कैसे विभाजन हुआ, विभाजन का आधार क्या था, समस्या क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, इन तीनों चीज को देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा, जो इस पार्ट का दूसरा पड़ाव है, वो है रजवाड़ों का विलय। क्या है? रजवाड़ों का विलय। अब तुमको बता दें कि ब्रिटिश जो इंडिया थी, जो भारत को जब छोड़ के जा रही थी, तो दो चीज़ों का उन्होंने क्या किया। एक मतलब समझो ना, एक भारत को ऐसा चाहना कि यूरोप जैसा ना उस तरफ बांट के जाए।
मतलब इतना छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, ऐसा मतलब ऐसा काम करके गया। अब पूछो कैसे, तो देखो कहता है कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। पहले हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में उसी दौर वाले राजवाड़े। थोड़ा सा एक आगे हम मैप के थ्रू तुमको समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा मैप को देखिए। अब इन दो मैप आपको मैप में दिख रहा होगा, और मैप में क्या दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू लाइन वाला है, थोड़ा सा हम इसको और ये कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा ये जो जहां जहां ब्लू है, ये सारा वैसा इलाका है जहां पे देसी रियासतें शासन क्या करती थी, क्या करती थी, देसी रियासतें शासन क्या करती थी। यहाँ पे कौन शासन करता था, तो देसी रियासत। और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश प्रांत। थोड़ा हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा स्पीड है इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है। तो देसी रियासतें, और ये क्या थी, ब्रिटिश प्रांत। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में क्या अंतर था। कि देखो ब्रिटिश जहाँ जहाँ येलो फिगर है, जहाँ जहाँ येलो है, वहाँ पे ब्रिटिश लोग डायरेक्ट रूप से शासन करते थे, प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। और जहाँ पे ये ब्लू लाइन वाला है, वो देसी रियासत था, इस पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता था। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि वहाँ पे ब्रिटिश का भी शासन रहता था और रजवाड़ों का भी शासन रहता था। लेकिन मुख्य रूप से जो है ब्रिटिश प्रांत जो है, उस पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रांत कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है। तो ब्रिटिश प्रांत कहने का तात्पर्य यह है कि जो वहां पे ब्रिटिश का सत्ता, जो वहां पे ब्रिटिश का शासन है प्रत्यक्ष रूप से चलता था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, ब्रिटिश प्रांत। अब देख रहे हो कि इस इलाका में ऐसा इस तरह से था। अब थोड़ा सा पीछे आके देखो कि ब्रिटिश प्रांत अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, और दूसरी तरफ छोटे छोटे आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। और इन रजवाड़ों पर क्या था, राजाओं का शासन था। और राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या उनके कहे सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर ली थी, और इनके अंतर्गत वे अपने राज्य में घरेलू मामले में शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व वाले अंतर्गत आने वाले भारतीय समाज 1/3 हिस्से में रजवाड़ों का काम थे, और प्रत्येक 4 भारतीयों में से किसी रजवाड़े की ही क्या थी, शासन हुआ करता था। मतलब कहने का मतलब, इस फिगर को थोड़ा सा जरा एक बार और फिर से देखिए, और आपको इससे पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रिटिश प्रांत था। यहाँ देखो, यहाँ ब्रिटिश प्रांत है तो यहाँ रजवाड़ा है, यहाँ रजवाड़ा, यहाँ ब्रिटिश प्रांत है तो यहाँ, मतलब प्रत्येक साइड में क्या था, वहाँ पे क्या था कि रजवाड़ा हुआ करता था। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। अब थोड़ी सी और इस बात से और हम इस पर थोड़ा सा विशेष बात करते हैं। देखिए जरा, अब आगे बढ़िए। अब जब इस तरह से था, अब थोड़ा सा इसकी समस्या को समझिए, क्या समस्या थी, समस्या को थोड़ा समझाते हैं। आपको पता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद जो है 2 राष्ट्र बने, एक भारत बना और एक क्या बना, पाकिस्तान बना। और जब पाकिस्तान और भारत 2 नामक राष्ट्र बना, और साथ ही साथ जब तो देखो 2 राष्ट्र बन गया, एक हिंदू धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, एक तो कहाँ बना, पाकिस्तान बना, और एक क्या बना, हिंदुस्तान बना। अब बच गए कौन बीच में, रजवाड़ा। कौन बच गया। अब रजवाड़ों को क्या किया जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रजवाड़ों को इतनी स्वायत्ता दे दी कि ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों को बोला कि अगर आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहो तो भारत में मिल जाओ, या तो चाहो तो स्वतंत्र रहो। अब देखो इसका कहने का मतलब इतना बड़ा मतलब निकलता है कि तुम सोचो कि थोड़ा देर के लिए सोचो कि अगर यहाँ हैदराबाद है, यहाँ क्या है, हैदराबाद। अब ये हैदराबाद यहाँ पे है। अब ये हैदराबाद अगर कहे कि हम भारत में ना रहे, हम कहाँ चल जाए, पाकिस्तान। तो जरा सोचो कि भारत में पाकिस्तान घुस गया तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत का समस्या करना पड़ा कि नहीं। अब इनमें इन सब समस्याओं को निपटने के लिए सरकार ने क्या नजरिया और क्या युक्ति अपनाई, इस बात से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे सरकार का क्या नजरिया था। करा छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मतलब बोला कि जो अब सोचो कि अगर देश है इतना बड़ा, देश को क्या करना है, एकता के सूत्र में बांधना है। तो एकता के सूत्र में बांधना है, कोई रजवाड़ा कहेगा कि हम मानवे नहीं करेंगे तोर बात। अब देखो जैसे भोपाल का एक रजवाड़ा था, भोपाल का क्या था, राजा था। अब वो कहता कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, मणिपुर अलगे खेल कर रहा है, हैदराबाद का रहा पाकिस्तान में घुस जाएंगे, जूनागढ़ अलग घूम रहा है, जम्मू कश्मीर का रहा है हम अलगे रहेंगे, हम किसी में नहीं रहेंगे। अब इन सारी समस्याओं को सरकार के सामने जब आई तो सरकार एकदम बौखला गई कि हम कैसे राष्ट्र के मतलब कैसे एकता के सूत्र में पूरे भारत को बांध देंगे। अब इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर सरकार ने क्या किया, कड़ा रुख अपनाया। अब जैसे ही सरकार ने कड़ा रुख अपनाया वैसे मिर्ची किसको लगी, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम बोला अच्छा मतलब ब्रिटिश सरकार ने बोला कि रजवाड़ा कहीं भी जा सकता है और आप इसे क्या करें, कड़ा रुख अपना रहे, तो क्या करें, भारत में पाकिस्तान को घुसा दें।
तो ये तो और समस्या हो जाती। तो सरकार ने क्या कड़ा रुख अपनाया? तो पहले क्या हुआ कि सरकार ने इस बात से कड़ा रुख अपनाया, और उन्होंने क्या, और इस बात का विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया, और लीग का मानना था कि रजवाड़ों अपनी मनमर्जी से रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए, और रजवाड़ों के शासकों को मानने और समझने पर सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ता है, लेकिन अब यह बड़ा जटिल काम था। आप इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलगामी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज ये उड़ीसा में तब तक 26। अब एक बात समझो, थोड़ा सा बात समझो, यहाँ पे क्या समझना है कि जो ये रजवाड़ों को मिलाने का काम था ना, ये काम सौंपा गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और ये बखूबी से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। और अब अभी तो हमको लगता है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है अच्छा ऐसा बात किया होगा, मिल गया होगा, लेकिन ऐसा समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। इस चीज को सुलझाने के लिए सरदार पटेल ने क्या नहीं, साम दाम दंड भेद सब अपनाया था। अब देखो, जिस समय अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लगभग 26 प्रांत थे, छोटे छोटे। उड़ीसा के बाद सबसे बड़ा प्रांत कौन था? उड़ीसा के बाद कौन था? छत्तीसगढ़। क्या था? छत्तीसगढ़ में टोटल 15। टोटल छत्तीसगढ़ में कितना? 15। छत्तीसगढ़ में कितना? और महाराष्ट्र में कितना था? महाराष्ट्र को उस समय सौराष्ट्र कहा जाता था, और कितना था? 14। यहाँ पे कितना था? छत्तीसगढ़ में 15। तो इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा छोटा रियासतों में बटा था। इन सभी से क्या किया गया? सरदार पटेल ने क्या किया? किसी से लचीलापूर्वक, किसी से सख्ती से, किसी से प्यार से सबको समझा के क्या किया? भारत में मिलाया गया। अब क्षेत्रीय अखंडता का सवाल सबसे अहम हो चुका था भारत के लिए। अभी तुमको बताएं कि सरदार पटेल ने सबसे बड़ा योगदान इसमें रखा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को क्या करें, सवाल को क्या करें, हल किया जाए। और उन्होंने क्या किया? सभी देशी रियासतों से क्या किया? धीरे धीरे बात करके, सुलझा के क्या किया? सभी से धीरे धीरे क्या करके उसको सबको क्या किया गया? अपने में मिलाया गया। अब बात करते हैं कैसे मिलाया गया। तो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों की जिनकी सीमाएं उस समय हिंदुस्तान की यानी कि सीमाओं से मिलती थी, उन्हें 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल कर लिए हो गए। और अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जरा इस बात को फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जो सहमति पत्र भारत सरकार के द्वारा था, जिस पर रजवाड़ा साइन करते थे कि हम भारत में आपका विलय होता था, उस पत्र का कई बार नाम पूछा गया है। चाहे 12th बोर्ड की बात करें या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, उसमें पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो था कि भारत सरकार द्वारा जो ब्रिटिश रजवाड़ा, जो उस ब्रिटिश काल के जो रजवाड़ा थे, उसके जो भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो करवाते थे, उसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है, और जूनागढ़ हो या हैदराबाद हो, कश्मीर हो, मणिपुर की रियासतें विलय वाक्यों की तुलना में थोड़ा सा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हैदराबाद और मणिपुर की रियासतें का विलय के मामले में हम लोग गौर करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि बाकी सारी रियासतों तो मिल गई, लेकिन 4-5 ऐसी रियासतें जो काफ़ी नखरा दिखा रहा था, जैसे हैदराबाद हो, मणिपुर हो, या फिर भोपाल के भी लोग जो थे, भोपाल के भी रजवाड़ा था, मिल गया था। जूनागढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, इन लोगों को क्या मिलाना थोड़ा सा कठिन हुआ, लेकिन भारत में संघ में इसको भी मिला लिया गया। ठीक है, अब एक एक करके जानते हैं थोड़ा सा। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि मणिपुर और हैदराबाद को कैसे भारतीय संघ में मिलाया गया। देखिए, इस फोटो को देखिए, और इस फोटो को देखने के बाद आपको एक चीज पता चलेगा क्या, कि ये जो है, ये भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और इसके साथ ये हैदराबाद का क्या है? नवाब है। ये क्या है? निजाम है। हैदराबाद का क्या है? निजाम। हैदराबाद का क्या है? निजाम। और ये क्या है? पटेल जी है हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद का निजाम पटेल जी से काफ़ी आपस में संपर्क बनाए रखे थे पटेल जी। हैदराबाद के निजाम से क्या कीजिए आप, भारत में मिल जाए, क्योंकि हैदराबाद के निजाम का अर्थ मूड था क्या? पाकिस्तान में जाने का। तो अगर उस समय क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हम तुमको क्या बोले, सबके देशी रियासतों के साथ क्या किया, जो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए थे, उससे पहले पटेल जी ने सभी के नाम से एक खत लिखा था, पत्र लिखा था। उस पत्र में क्या लिखा था, जरा गौर से देखिए इस पत्र को। क्या लिखा था? कहला था कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। हम साथ मिलकर चले तो देश के हर महानतम की नई बुलंदियां पर पहुंच सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम क्या करें, अप्रत्याशील विपदाओं से घेरे में होंगे।
मैं उम्मीद करता हूं भारत की रियासतें इन बात पे पूरी तरह से समझेगी और हमने जो हमसे सहयोग करे हमसे हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई के साथ साथ मिलकर अगर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था में हम इस अव्यवस्था में हमसे सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, घेर लेगी और हमें बर्बाद कर देगी, बर्बाद की तरफ ले जाएगी। कहने का मतलब यही था सीधा सीधा कि अगर हम लोग जो अभी जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में हम एक दूसरे का सहयोग नहीं किए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले नहीं, तो क्या हो गया, क्या हो गया, अराजकता क्या हो गया, हमें घेर लेगी और हमें क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई महत्व नहीं पड़ता। अब इधर हैदराबाद के जो नवाब थे उससे बात, निजाम थे उससे बात तो चल ही रहा था। उतना ही दौरान में क्या हुआ, एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है, तो हैदराबाद के जो निजाम थे ना उससे जनता खुश नहीं थी, उसके खिलाफ क्या कर दिया, थोड़ा सा विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और साथ ही साथ इस विद्रोह में तेलंगाना तेलंगाना के जो किसान थे, तेलंगाना के किसान से जो इसके शासन से काफी नाखुश हुआ करते थे, क्या होते थे, काफी नाखुश हुआ करते थे हैदराबाद के निजाम से, शासन से। तो उन्होंने क्या किया, पहले विद्रोह का और विद्रोह को क्या किया, थोड़ा सा जोर दिया, विद्रोह को क्या किया, थोड़ा सा और जोर दिया। और साथ ही साथ जो हैदराबाद का जो निजाम था ना, निजाम के शासन काल में एक बात और, महिलाएं क्या थी, महिलाएं जो है काफी और असुरक्षित थी। क्या थी, असुरक्षित फील करती थी, काफी इससे प्रताड़ना झेलना पड़ता था। तो इस विद्रोह में, इस निजाम के खिलाफ विद्रोह में महिलाओं ने भी क्या लिया, महिलाओं ने भी क्या किया, भाग लिया। क्या किया, भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। और जब इनके खिलाफ, निजाम के खिलाफ विद्रोह जो चल ही रहा था, तब निजाम ने क्या किया, अपने बचाव के लिए उन्होंने अपनी अर्धसैनिक बल को उतार दिया इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। क्या किया निजाम ने, क्या किया, अर्ध सैनिक बल, अर्धसैनिक बल को क्या किया, इनको कंट्रोल करने के लिए उतार दिया। अब ये अर्धसैनिक बल जो है उसको उस समय में क्या कहा जाता था, रजाकार कहा जाता। क्या कहता था, रजाकार कहा जाता था। अब ये रजाकार जो होता था कि अव्वल दर्जे का अत्याचारी होता था। अव्वल दर्जे का क्या होता था, अत्याचारी। लोगों पे काफी अत्याचार किया इन्होंने, महिलाओं की इज्जत लूट ली, बहुत सारा अत्याचार किया। अब इन्हीं अत्याचारों से निपटने के लिए जब देखा कि बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो सरदार वल्लभ पटेल और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कमेटी बैठी और कमेटी ने क्या किया, एक सेना भेजने का क्या हुआ, निर्णय लिया। और क्या किया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या था, ऑपरेशन पोलो। क्या था, ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया, सेना को क्या किया गया, हैदराबाद में घुसा गया और पुलिस के भेष में सेना घुसी हुई हैदराबाद में। और रुक रुक क्या हुआ, थोड़ा सा लड़ाई चला इस रजाकार के खिलाफ। और बाद में क्या हुआ, निजाम क्या किया, भारत सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। और बाद में जाकर इस तरह क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो की मदद से क्या हुआ, हैदराबाद का क्या हुआ, विलय हो गया। किसमें, भारत में। तो ये थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत में विलय हैदराबाद का हो गया। अगली कहानी मणिपुर का है। तो मणिपुर में उस समय एक राजा हुआ करता जिसका नाम था राजा बोधचंद्र। क्या नाम था, बोधचंद सिंह। भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत को विलय में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इनकी एवज में उन्होंने एक आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर के आंतरिक स्वायत्त को बरकरार रखी जाएगी। कहने का मतलब, अब हम तुमको दो बातें बताते हैं कि उस समय में सरकार की नजरिया क्या था। सरकार का नजरिया ये था कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस समय थोड़ी सी स्वायत्तता देने के बाद भी अगर आप हमें मिल जाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, मिला लेंगे। मतलब मणिपुर के राजा तो, अच्छा मणिपुर की अगर बात करें ना, तो मणिपुर के राजा स्वयं मिलना चाहते थे भारत में, लेकिन मणिपुर की जनता भारत में मिलना नहीं चाहता था। और इसकी नाराजगी आज भी शायद मणिपुर में देखी जाती है। ठीक है, तो मणिपुर में क्या किया गया, राजा को स्वायत्तता दिया गया कि आप अपनी आंतरिक मामला में निर्णय खुद से ले सकते हैं, लेकिन आपका विलय कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। राजा ने सर्वसम्मति से मतलब हामी भर दी और क्या हुआ, इसका विलय हो गया। और उसी समय मणिपुर में एक जनमत संग्रह कराया गया। क्या क्या, जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव कराया। और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर में क्या हुआ, रियासत में संवैधानिक राजतंत्र का कायम हुआ। और मणिपुर में भारत में पहला ऐसा भाग था जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग किया गया। कहने का मतलब हुआ कि राजा ने क्या किया, उस समय में बोधचंद्र ने क्या किया, एक आम जनता का चुनाव कराया गया। और चुनाव कराने के बाद वहाँ पे जब चुनाव हुआ, उसमें पहली बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार
सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया? तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग जो है मणिपुर में किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है हर वो व्यक्ति जिसका उम्र 21 साल हो, उस समय में जो चुनाव का उम्र रखा गया था, जो 1950 के चुनाव आयोग के अनुसार हम बता रहे हैं, जो उस समय चुनाव का जो उम्र रखा गया था वो 21 साल रखा गया था। कितना रखा गया? 21 साल। बाद में जाके उसको चुनाव का 61वां संविधान संशोधन के तहत उसको क्या किया गया? 18 साल कर दिया गया। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि सभी को क्या हुआ? मत देने का अधिकार हो, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, कोई भी हो, सबको क्या हुआ? मत देने का अधिकार है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? मणिपुर में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह दो राज्य और हैं जिसके बारे में, एक तो राज्य जम्मू कश्मीर और क्या है? जूनागढ़। जूनागढ़ का पूरा मन था क्या? राजा का मन था क्या? हम कहाँ चल जाए? पाकिस्तान में चल जाए। कहाँ चल जाए? पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ की जनता क्या थी? पूरी हिंदू थी। और जूनागढ़ में क्या किया गया? जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। मतलब लोगों से पूछा गया कि आपको कहाँ रहना है, भारत में रहना है या पाकिस्तान में? तो लोगों ने क्या बोला? भारत में रहना। इस जन्म संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को क्या किया? भारत में मिला लिया गया। दूसरी बात करेंगे, अगली बात है महाराजा हरि सिंह की। किसकी? महाराजा हरि सिंह की। और इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पर क्या क्या हस्ताक्षर किया। और इसकी भी कहानी एक अलग है, जो भाग हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 8 में पढ़ेंगे हम इसकी कहानी। क्या है जम्मू कश्मीर की कहानी? क्या था 370 आर्टिकल, क्यों हटा 370 आर्टिकल, और इन सभी की बातें हम क्या करेंगे? जब करेंगे भाग 8 में, जब वहाँ पे एकदम विशेष रूप से इसके बारे में पढ़ने को हमको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा सा, हाँ अब क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन हम आपको बता दें कि राज्यों का पुनर्गठन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसकी क्लास में? अगली क्लास में। इससे पहले अगली क्लास में, पहले आज की क्लास का कुछ सवाल लेते हैं। आज का क्लास का सवाल है, पहला सवाल है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। कहता है, प्रश्न है कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के सामने विभाजन के बाद कौन सी मुख्य चुनौतियां सबसे पहले आई थी? इन सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इन सवाल के उत्तर से आपको पता चलेगा कि इन सारे लेक्चरों में आपने क्या क्या पढ़ा। इसके बाद अगला सवाल जो है वो थोड़ी सी सवाल को मुख्य रूप से दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पेंस रूप से लिखने के लिए इस बात को प्रश्न है कि अगर देसी रियासत भारत में शामिल नहीं होता तो आज भारत कैसा होता? इन बातों पे आपको लिखना है कि अगर आज देसी रियासत भारत में शामिल नहीं होता तो भारत आज कैसा होता। समझ गए? तो इन बातों को आपको लिखना है। इसके बाद ये है, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और अगली लेक्चर में हम लोग राज्यों का पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे धरा आयोग क्या था, बात करेंगे जेवीपी आयोग क्या था, बात करेंगे जो है फजल अली कमीशन का आयोग का गठन कैसे हुआ, और क्यों किस किस आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पहला जो बना, भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला, उस कैसे बना, इन सही समस्याओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं इन सारी लेक्चरों को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, और कंप्लीट। अब हम फिर से एक बात दोहराते हैं कि ये जो सीरीज चला रहे हैं, ये बुक का कंप्लीट सीरीज आपका पास वीडियो जाएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। कोई भी लाइन ऐसा नहीं है एनसीईआरटी का जो आपको इस बात से, इस लेक्चर से छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। विश्वास रखिए कि पूरे लेक्चर को अटेंड कीजिए, और कंप्लीट रूप से आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे हम। और इसको बेसिकली हम इस रूप से डिजाइन किए हैं कि 2026 में जो 12th का एग्जाम देने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो इनसे। और दिसंबर में जो हम सीरीज चलाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप याद रखिएगा, अगर इन सब लेक्चर को आप अटेंड करे रहिएगा तो वहाँ पे बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? प्रश्नों को हल ढूंढ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इन सभी लेक्चरों को अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। धीरे धीरे हम आपके बीच आते रहेंगे और आके आपको फिर मार्गदर्शन देते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होइएगा और बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में कि कब आपके जो इस पार्ट का बचा हुआ चैप्टर, बचा हुआ भाग है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करा के उसका PYQ करवा देंगे और उसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।